प्रिय विद्यार्थियों, सोशल रिसर्च मेथड्स के अंतर्गत हम लोग तथ्य संकलन करने की विभिन्न प्रविधियों के बारे में बात कर रहे थे और तथ्य संकलन करने की प्रविधियों की श्रेणी में पिछली 2-3 कक्षाओं में हमने अनुसूची प्रविधि के बारे में आपके साथ बातें करी हैं और आपको यह भी बताने का प्रयास किया है कि तुलनात्मक रूप से तथ्य संकलन करने की अन्य प्रविधियों की तुलना में अनुसूची प्रविधि का प्रयोग सामाजिक अनुसंधानों में तथ्य संकलन करने के लिए बहुतायत से किया जाता है और उसके कुछ कारणों का भी उल्लेख हमने आपके साथ किया है, क्योंकि जो तथ्य संकलन करने की विभिन्न प्रविधियां हमने देखी हैं, जिसमें अवलोकन है, एकल अध्ययन पद्धति है, वैयक्तिक अध्ययन है, अंतर्वस्तु विश्लेषण है, सामाजिक सर्वेक्षण है, प्रश्नावली है और उसी क्रम में हम लोग अनुसूची प्रविधि के बारे में बात कर रहे थे। तो अनुसूची जो प्रविधि है वो अन्य प्रविधियों की तुलना में सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान के लिए बहुतायत तौर पर काम में ली जाती है और उसका सबसे प्रमुख कारण है वह यह है कि एक तो इसमें अनुसंधान विषय से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वे व्यवस्थित होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं, ठीक है, और इसमें जो संदेश वाहन है वो सुविधाजनक होता है और जो प्रत्युत्तर है वो अच्छे और सहज रूप से, सरल रूप से अनुसंधानकर्ता को प्राप्त हो पाते हैं। इसलिए तुलनात्मक रूप से अन्य तथ्य संकलन करने की प्रविधियों की तुलना में अनुसूची प्रविधि को तथ्य संकलन करने के लिए सामाजिक विज्ञानों में अधिक मात्रा में काम में लिया जाता है। इसी क्रम में हम लोग प्रश्नावली प्रविधि के बारे में बात कर रहे थे। तो जब हमने प्रश्नावली और अनुसूची प्रविधि का जिक्र आप लोगों के साथ किया तो आपको यह बताने का प्रयास किया कि इसकी जो निर्माण की प्रक्रिया है वे दोनों ही प्रविधियों के निर्माण की प्रक्रिया लगभग एक समान है, क्योंकि जब हम प्रश्नावली विधि के बारे में बात कर रहे थे तब आपको यह बताने का प्रयास किया था कि प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है जिसमें अनुसंधान विषय से संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं, जिसका निर्माण अनुसंधानकर्ता के द्वारा किया जाता है और जिसको डाक के माध्यम से भिजवाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अनुसूची भी वैसे ही जैसे कि प्रश्नावली प्रश्नों की सूची है, अनुसूची भी प्रश्नों की एक सूची है जिसका निर्माण अनुसंधानकर्ता के द्वारा किया जाता है और जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों का समावेश होता है। लेकिन प्रश्नावली और अनुसूची विधि में जो अंतर था वह अंतर यह था कि प्रश्नावली विधि को तो उस स्थिति में काम में लिया जाता है जब अध्ययन क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, बहुत व्यापक होता है। अनुसंधानकर्ता का अपने प्रत्येक अध्ययन की इकाई से प्रत्येक उत्तरदाता से संपर्क करना, प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करना जब असंभव होता है, ऐसी स्थिति में तो प्रश्नावली प्रविधि को काम में लिया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जो दूसरा अंतर था हमने ये बताया था कि दूसरा अंतर है वह यह है कि प्रश्नावली को जो है डाक के माध्यम से उत्तरदाता को भिजवाया जाता है और तीसरा जो अंतर था अनुसूची और प्रश्नावली में वह यह था कि अनुसूची उसी स्थिति में काम में ली जाती है जब अनुसंधानकर्ता साक्षर हो, पढ़ा लिखा हो, क्योंकि पढ़ा लिखा होगा तो ही वो प्रश्नों को समझ पाएगा और प्रश्नों का जवाब दे पाएगा। जबकि इसकी कार्यप्रणाली है, इसकी जो क्रियाविधि है अनुसूची की इससे थोड़ी सी पृथक है। सूची प्रश्नों की अनुसूची भी वैसे ही है जिस प्रकार से प्रश्नावली है, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली में फर्क है। कार्यप्रणाली में फर्क यह है कि तो अनुसूची उस स्थिति में काम में ली जाती है जब अध्ययन क्षेत्र एक सीमित होता है, ठीक है। अध्ययन क्षेत्र जब सीमित होगा तो उस स्थिति में ही अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन क्षेत्र में जाकर उत्तरदाताओं से या अपने अध्ययन की इकाइयों से प्रत्यक्ष रूप से रूबरू हो पाएगा और अपने अध्ययन विषय से संबंधित जो प्रश्न उसने अपनी प्रश्नों की सूची में, जिसको कि हम लोग सूची कह रहे हैं, उसमें उसने जो प्रश्न संजोए हैं उन प्रश्नों को लेकर वो अध्ययन क्षेत्र में जाकर उत्तरदाता के सामने प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने रूबरू होकर साक्षात्कार के माध्यम से अपने प्रश्नों का जवाब प्राप्त करता है। इस प्रकार से प्रश्नावली और अनुसूची की क्रिया प्रणाली में फर्क है। दूसरी बात, अनुसूची एक तुलनात्मक रूप से एक सरल प्रविधि भी है और सरल प्रविधि के मायने यह है कि इसमें अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने होते हैं। तो अगर उत्तरदाता को ये लगता है कि उसको किसी प्रश्न का ठीक से
कोई प्रश्न ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, उसको किसी प्रश्न के प्रति संदेह या शंका या कोई भ्रांति पैदा हो रही है, तो उस शंका, संदेह या भ्रांति को दूर करने के लिए जो है संकलन करता है या साक्षात्कार करता है, जिसको हम कहेंगे शोध करता है या अनुसंधान करता है, उत्तरदाता के सामने होता है, तो उसकी भ्रांति और शंका और उनकी भ्रांति संदेह को अनुसंधान करता दूर कर देता है और अपनी सरल से सरल भाषा में, स्थानीय भाषा में अपने प्रश्नों को पूछ कर उत्तरदाता से जवाब प्राप्त करता है और अपनी अनुसूची को बढ़ता है और अपने शोध कार्य को पूर्ण करता है। तो उस दृष्टि से अनुसूची विधि जो है किसी भी क्षेत्र में काम में ली जाती है, अनुसंधान करता और उत्तरदाता आमने सामने होते हैं, इसलिए अच्छा संदेश वहन हो पाता है, अच्छे प्रत्युत्तर प्राप्त हो पाते हैं और व्यर्थ के तथ्यों को संकलित ना करके अनुसंधान कर्ता को लगता है कि ये तथ्य व्यर्थ के हैं, उनको वह छोड़ देता है और अपने काम के तथ्यों को ही एकत्रित करता है और इस प्रकार से सूचनाएं संकलित करके अपने अनुसंधान को पूर्ण करता है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली और अनुसूची प्रविधि की जो कार्य प्रणाली है उसमें अंतर है। इसके पश्चात हमने अनुसूची के कुछ प्रकारों का जिक्र किया था, उसकी परिभाषा और अर्थ की बात की थी, ठीक है। उसी क्रम में आज हम देखेंगे कि अनुसूची के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। अनुसूची के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, तो साधारण रूप में हम आपको ये बता दें कि अनुसूची का निर्माण ठीक वैसे ही होता है जिस प्रकार से प्रश्नावली का निर्माण होता है, ठीक है। अनुसूची का निर्माण जब हम अनुसंधान के चरणों की बात कर रहे थे तब ये देख रहे थे कि सबसे पहले अनुसंधानकर्ता अपने अध्ययन विषय का चुनाव करता है, तत्पश्चात अध्ययन विषय से संबंधित साहित्य का संकलन करता है, उसका अध्ययन करता है ताकि अध्ययन विषय से संबंधित उसको जो भ्रांतियां हो वो दूर हो सके, ठीक है। उसके पश्चात वो अध्ययन क्षेत्र का चुनाव करता है, तत्पश्चात निदर्शन या जनगणना जो भी पद्धति उसने काम की है उसके माध्यम से वो अपने अध्ययन क्षेत्र में से उत्तरदाताओं का चुनाव करता है। तत्पश्चात वो इस अनुसूची प्रविधि के माध्यम से अपने उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होकर सवाल जवाब करता है और अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों को संकलित करता है। ये इसकी कार्य प्रणाली है। और इसके निर्माण की जहां तक बात है, इसका निर्माण अनुसंधान करता अनुसंधान क्षेत्र में जाने से पूर्व ही कर लेता है। उसको लगता है कि उसके अध्ययन के विषय ये उसका अध्ययन का विषय है और इस अध्ययन विषय से संबंधित इस प्रकार के उसके तथ्य उसको संकलित करने हैं, तो अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों का वो निर्माण अध्ययन क्षेत्र में जाने से पूर्व ही कर लेता है और अपने अनुसंधान को पूर्ण कर लेता है। इसके निर्माण के जो चरणों की जब तक बात है, अनुसूची के निर्माण के चरणों को हम लोग 5 भागों में विभक्त करते हैं। यह कहें कि अनुसूची के निर्माण के 5 चरण हैं। सबसे पहला जो चरण है अनुसूची के निर्माण का वो है, उसके अंतर्गत सबसे पहले यह निश्चित करना आवश्यक है कि अनुसूची में अध्ययन विषय से संबंधित किन किन पहलुओं और किन किन मदों का समावेश करना है, ठीक है। अध्ययन के उद्देश्य को अध्ययन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वो प्रश्नों का समावेश करता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को समस्या की प्रारंभिक जानकारी हो। और अनुसंधानकर्ता को समस्या की प्रारंभिक जानकारी कब होगी, हमने आपको बताया था कि अनुसंधान के चरणों के अंतर्गत जो दूसरा चरण है, अध्ययनकर्ता अनुसंधान के विषय का चुनाव करने के पश्चात अध्ययन विषय से संबंधित साहित्य का संकलन करता है, उसका अध्ययन करता है ताकि उसको अपने अध्ययन विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी हो जाए। तो प्रथम चरण उसका यह है जिसमें अध्ययन विषय के संबंध में पूर्ववर्ती विचार जो है परमावश्यक है। और ये पूर्ववर्ती विचार जब वह संबंधित साहित्य का अध्ययन करता है उससे उसका पूर्ववर्ती विचारों से वो परिचित हो जाता है और जिससे यह पता चल जाए कि कौन कौन से पक्ष जो है अधिक महत्वपूर्ण है और कौन कौन से पक्ष कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी के अनुसार प्रश्न कम या अधिक पूछे जाते हैं। तो पहले चरण में ये सब कुछ डिसाइड कर लिया जाता है। अनुसूची निर्माण का जो दूसरा चरण है, उसे दूसरे चरण में इस पहलू को सम्मिलित किया जाता है। जो दूसरा चरण है इसमें पहलू को विभिन्न उपविभागों में, पहलू का मतलब जो भी अध्ययन विषय है उस अध्ययन विषय के पहलू को विभिन्न उपविभागों में विभाजित कर लेना होता है और साथ ही यह भी निश्चित करना होता है कि प्रत्येक उपविभाग के संबंध में किस किस प्रकार की सूचनाएं आवश्यक है, ठीक है, ताकि उस उपविभाग से संबंधित सभी विषय स्पष्ट हो जाए अथवा उन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ जाए। यानी कि अनुसंधानकर्ता ने जो अध्ययन का विषय चुना है उसको जो सब डिवीजन में वो डिवाइड कर लेता है ताकि उसको ये निश्चित हो जाए कि इस विषय के ये पक्ष हो सकते हैं, इस पहलू इन विभागों में इसको बांटा जा सकता है और ताकि उसको अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्य संकलन करने में सहूलियत हो जाती है, सुविधा उसको हो जाती है। किसी प्रकार की जटिलता का समावेश अध्ययन में सम्मिलित नहीं हो पाता है। जो तीसरा चरण है अनुसूची के निर्माण का वो है जो कि सबसे महत्वपूर्ण चरण है
अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों का निर्माण तीसरे चरण में किया जाता है। और इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि प्रश्नों की भाषा जटिल, अस्पष्ट, संदेहयुक्त और बहुअर्थक और सूचनादाताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली नहीं हो, क्योंकि कई बार इस प्रकार के प्रश्न सम्मिलित कर लिए जाते हैं जिनका उत्तर देना उत्तरदाता ठीक नहीं समझता, या उसको लगता है कि मेरी निजता का हनन हो रहा है, या मैं इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब देने में समर्थक नहीं या नहीं देना चाहता। तो इस प्रकार के प्रश्नों से बचने की कोशिश की जाती है। तो तीसरा चरण बड़ा महत्वपूर्ण चरण होता है जिसमें अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। चौथा जो चरण है अनुसंधान अनुसूची के निर्माण का, वो है इस चरण में बनाए गए प्रश्नों को एक सिलसिले या क्रमबद्ध रूप में लगाया जाता है। जो भी प्रश्न अनुसंधानकर्ता के द्वारा बनाए गए उन प्रश्नों को वो क्रमशः क्रमबद्ध ढंग से जचाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि आपको ये बताया था जब हम प्रश्नावली के निर्माण की बात कर रहे थे तभी आपको बताया गया था कि दो पार्ट जो है प्रश्नों की सूची के होते हैं। प्रथम जो पार्ट है, प्रथम जो पार्ट होता है अनुसूची का, उसमें प्रारंभिक या प्राथमिक क्वेश्चन होते हैं, प्राथमिक प्रश्न होते हैं। और प्राथमिक प्रश्नों से तात्पर्य है कि प्राथमिक प्रश्नों में अध्ययन विषय की जानकारी दी जाती है, ठीक है। उत्तरदाता का नाम क्या है, उत्तरदाता की आयु क्या है, उत्तरदाता का लिंग क्या है, उत्तरदाता की वैवाहिक स्थिति क्या है, उत्तरदाता की शैक्षणिक स्थिति क्या है, उत्तरदाता की पारिवारिक स्थिति क्या है, ठीक है। साक्षात्कार का स्थान कहाँ है और साक्षात्कार की तिथि और समय क्या है। इस प्रकार के प्रश्नों को जो है प्राथमिक प्रश्न कहा जाता है। उसके पश्चात अध्ययन विषय से जो संबंधित प्रश्न होते हैं, वो चाहे खुले प्रश्न हो, बंद प्रश्न हो, प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित निश्चित प्रश्न हो, चाहे चित्र में प्रश्न हो, उन प्रश्नों को फिर द्वितीय जो पार्ट होता है, सेकेंडरी जो पार्ट होता है, उसमें अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों का समावेश किया जाता है। तो जो प्रश्न अनुसंधानकर्ता के द्वारा बनाए गए हैं, चतुर्थ चरण में उन प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कर लिया जाता है, उनको जचा लिया जाता है। अनुसूची निर्माण का जो अंतिम चरण है या जो 5वां चरण है, उसमें क्या है, इस स्तर पर अनुसूची की वैधता की जांच की जाती है कि अनुसंधानकर्ता ने जो अनुसूची का निर्माण किया वो कितनी वैध है, उसमें कोई कमी तो नहीं है, उसकी ट्राई की जाती है, उसकी परीक्षा की जाती है। अर्थात यह देखा जाता है कि जिस उद्देश्य से प्रश्नों का निर्माण किया गया है, उन प्रश्नों से वास्तव में उन उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। यानी अनुसंधानकर्ता जिस उद्देश्य को लेकर अपना अनुसंधान कर रहा है या जिस उद्देश्य को लेकर उसने प्रश्नों का निर्माण किया है, क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति इन प्रश्नों से हो रही है, ठीक है। इसके वैधता की वो जांच करता है। अगर उसको लगता है कि यह प्रश्न व्यर्थ के हैं तो इस स्थिति में अंतिम चरण में प्रश्नों को हटा देता है। इसके लिए क्या होता है कि प्री टेस्ट भी कर लिया जाता है, एक दो लोगों से मिलकर, उत्तरदाताओं से मिलकर अपनी जो अनुसूची है, प्रश्नों की जो सूची है, उसकी वैधता की जांच कर ली जाती है। अगर उसको लगता है कि इसमें इस प्रकार के प्रश्न व्यर्थ है, समावेश उन प्रश्नों का समावेश नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि उत्तरदाता उनका जवाब देने में हिचक रहा है, उसको लगता है कि उसकी निजता का हनन हो रहा है, या उसको भ्रम पैदा हो रहा है, शंका पैदा हो रही है, या किसी प्रकार का संदेह पैदा हो रहा है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को वो हटा देता है और दूसरी प्रकार की प्रश्न अनुसूची का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से प्री टेस्ट भी अनुसूची के निर्माण का जो है अंतिम चरण है। इस प्रकार से इन विभिन्न चरणों के माध्यम से गुजरकर अनुसूची का निर्माण किया जाता है और एक शोधकर्ता अनुसंधानकर्ता जो है अपने तथ्यों को संकलित करके अपने शोध को पूर्ण करता है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि अनुसूची की अंतर्वस्तु क्या है, यानी कि अनुसूची में जो प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं उसमें क्या क्या कंटेंट सम्मिलित किए गए हैं। तो पहली जो उसकी अंतर्वस्तु है उसके अंतर्गत प्रारंभिक सूचनाएं होते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया ना कि दो पार्ट होते हैं प्रश्नों की सूची के, इसमें प्राथमिक प्रश्न होते हैं और द्वितीयक प्रश्न होते हैं। तो प्राथमिक सूचनाओं से तात्पर्य है इसके अंतर्गत अध्ययन विषय का नाम, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, अध्ययन करने वाले संगठन का नाम, चाहे किसी संगठन के द्वारा शोध किया जा रहा है या किसी व्यक्ति के द्वारा शोध किया जा रहा है, उसका नाम होता है, ठीक है। उसके अलावा क्रम संख्या होती है, सूचनादाता या उत्तरदाता का नाम होता है, उसका पता, उसकी आयु, उसका लिंग, उसकी शैक्षणिक स्थिति, उसकी जाति, साक्षात्कार का स्थान, तरीका तथा समय आदि से संबंधित प्रश्न या कुछ कॉलम इस अंतर्वस्तु के अंतर्गत, इस कंटेंट के अंतर्गत रखे जाते हैं। दूसरा जो इसके अंतर्वस्तु की जहां तक बात है, कंटेंट की बात है, उसमें मुख्य प्रश्न या सारणियां होती हैं जो कि अध्ययन विषय से संबंधित होती हैं। इस भाग में विषय से संबंधित प्रश्न तथा सारणियां होती हैं। यह अनुसूची का मुख्य भाग होता है, मुख्य पार्ट होता है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। अगला जो कंटेंट इसका है, इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता के लिए कुछ निर्देश होते हैं, ठीक है। लिखित तौर पर अनुसंधानकर्ता के लिए निर्देश होते हैं जिनकी सहायता से यथार्थ तथ्यों का संकलन किया जा सकता है सरल तथा सहज तरीके से। ये उसके कंटेंट होते हैं अनुसूची के
3 कंटेंट हमने बताए। प्रारंभिक सूचनाएं जो कि अध्ययन विषय के बारे में जानकारी देते हुए उत्तरदाताओं के बारे में उसकी व्यक्तिगत जानकारी होती है। दूसरा जो उसका कंटेंट है वो उसके मुख्य प्रश्न या सारणी होते हैं जो कि अध्ययन विषय से संबंधित उसको तथ्य संकलित करने होते हैं, वो समाहित होते हैं। और तीसरा जो है उसका कंटेंट है उसमें लिखित तौर पर उत्तरदाता के लिए कुछ निर्देश होते हैं। उन निर्देशों के मद्देनजर ही अनुसंधानकर्ता इस प्रश्नों की सूची के अंतर्गत उत्तरदाता से अपने प्रश्न पूछता है और अपने शोध को पूर्णतः प्रदान करता है। इसके पश्चात हम लोग जब प्रश्नावली के प्रकारों की बात कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से हम लोग ये देखेंगे कि अनुसूची में किस किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। ठीक है, सामान्यतया 8 प्रकारों में ये विभाजित किया गया है। अनुसूची में 8 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। एक तो खुले या वियुक्त प्रश्न होते हैं, संयोजित प्रश्न या बंद प्रश्न होते हैं, दोहरे प्रश्न होते हैं, बहुवैकल्पिक या ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, निर्देशक प्रश्न होते हैं, संदेहपूर्ण प्रश्न होते हैं, अस्पष्ट प्रश्न होते हैं और श्रेणीबद्ध प्रश्न होते हैं। पहले प्रकार के जो प्रश्न जिसका उल्लेख अभी हमने किया, विमुक्त प्रश्न यानी कि खुले प्रश्न, ये इस प्रकार के प्रश्न हैं जिसमें उत्तरदाता के सामने प्रश्न छोड़ दिया जाता है और उत्तरदाता अपनी राय प्रकट करने के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होता है। इनको विमुक्त प्रश्न या खुले प्रश्न कह दिया जाता है। जैसे कि राष्ट्र एकीकरण में आपके अनुसार क्या महत्व, राष्ट्र के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका हो सकता है, तो इसके बारे में उत्तरदाता अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होता है। इस प्रकार के प्रश्नों को खुला प्रश्न कहा जाता है, जिसमें उत्तरदाता को अपना मत व्यक्त करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है। दूसरे संयोजित प्रश्न होते हैं। संयोजित प्रश्न एक प्रकार से बंद प्रकार के प्रश्न होते हैं। इसमें प्रश्नों के संभावित उत्तर जो है उत्तर के सामने रख दिए जाते हैं, संजो दिए जाते हैं। उन्हीं संभावित उत्तरों में से उत्तरदाता को किसी एक उत्तर पर टिक लगाना पड़ता है। जैसे कि आपके कितने बच्चे हैं, आपने रख दिया 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चे, तो वो बताएगा कि उनमें से टिक करने का हिसाब मेरे 2 बच्चे, यानी कि अपने मत व्यक्त करने के लिए वो स्वतंत्र नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों को जो है संयोजित प्रश्न कहा जाता है। कुछ दोहरे प्रश्न होते हैं, ठीक है, यानी कि जिससे 2 प्रकार के उत्तर हो सकते हैं, जिसके समझे कि क्या आप अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंध रखते हैं, प्रश्न है उसके सामने आप लिख दिया हाँ ओब्लिक ना। अगर वो उत्तरदाता अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंध रखता है तो हाँ पर टिक कर देगा, नहीं तो वो ना पर टिक कर देगा। इस प्रकार के प्रश्नों को दोहरे प्रश्न कहा जाता है। कुछ बहुवैकल्पिक या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक प्रश्न के एकाधिक संभावित उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें कि कई संभावित उत्तर हो सकते हैं, उनमें से एक या अधिक पर वो उत्तरदाता अपना निशान लगा देता है, टिक मार्क कर देता है या उनमें से एक उत्तर छाट लेता है। वो बहुवैकल्पिक या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कहा जाता है। कुछ निर्देशक प्रश्न होते हैं। और निर्देशक प्रश्न से तात्पर्य है उत्तरदाता को एक निर्देश प्रदान किया जाता है कि आपको इनमें से अपने उत्तर छांटने होते हैं। जैसे जब सूचनादाता को निश्चित उत्तर प्रदान करने के लिए संकेत दिया जाता है कि आपके सामने ये उत्तर है, इनमें से आपका उत्तर संभव उत्तर कौन सा हो सकता है, तो उनमें से किसी एक पर निशान लगा देता है। जैसे हम कहें उदाहरण के तौर पर ये कह सकते हैं कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि लड़कियां कॉलेज में ही फैशन करना सीखती हैं, तो कहेगा कि हाँ लड़कियां कॉलेज में फैशन करना सीखती हैं। एक निर्देश प्रदान कर दिया गया कि लड़कियों के फैशन की शुरुआत सामान्यतया कॉलेजेस से होती है। अगला जो प्रश्न है संदेहपूर्ण प्रश्न। संदेहपूर्ण प्रश्न क्या है कि इस प्रश्न की भाषा इस प्रकार की होती है कि सूचनादाता के मन में संदेह उत्पन्न होता है। जैसे सामान्य तौर पर कहा जाता है कि महिलाओं से उनकी आयु नहीं पूछनी चाहिए और पुरुषों से उनकी आय नहीं पूछनी चाहिए। ठीक है, तो आप कहेंगे कि आपकी आयु क्या है, तो वो घबरा जाएगा। किसी महिला से पूछेंगे कि आपकी आयु क्या है, तो वो घबरा जाएगा। किसी पुरुष से पूछेंगे कि आपकी मासिक आय क्या है, आपकी वार्षिक आय क्या है, तो इस प्रकार के प्रश्नों का जवाब देने में थोड़ा सा हिचकता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को जो है संदेहपूर्ण प्रश्न कहा जाता है। अस्पष्ट प्रश्न होते हैं, क्लियर नहीं होते हैं। जैसे कि क्या आप सुशिक्षित हैं। अब सुशिक्षित की परिभाषा क्या है, क्या वो 5वीं पास को सुशिक्षित मानेंगे, 10वीं पास को सुशिक्षित मानेंगे, या स्नातक को सुशिक्षित मानेंगे, या आप स्नातकोत्तर को सुशिक्षित मानेंगे। तो इस प्रकार से एक अस्पष्ट प्रश्न में होती है। इस प्रकार के प्रश्नों को अस्पष्ट प्रश्न कहा जाता है। जबकि जो अंतिम प्रकार के प्रश्न होते हैं वो श्रेणीबद्ध प्रश्न होते हैं। और श्रेणीबद्ध प्रश्नों से तात्पर्य है सरल प्रश्नों से जटिल प्रश्नों की ओर बढ़ा जाता है, क्योंकि ये अनुसंधानकर्ता पर निर्भर करता है कि वो कितना अनुभवी है, कितने अनुसंधान उसने पूर्व में किए हैं। तो वो उत्तरदाता से सरल
प्रश्न प्रारंभ में पूछता है और सरल से सरल प्रश्नों से पूछते पूछते वो उन प्रश्नों को जटिलता की ओर ले जाता चला जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को श्रेणीबद्ध प्रश्न कहा जाता है। तो सामान्यतया अनुसूचियों में इस प्रकार के प्रश्नों का समावेश अनुसंधानकर्ता के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अनुसूची के महत्व की या उपयोगिता की जहां तक बात है, हमने आपको पूर्व में बताया कि तुलनात्मक रूप से तथ्य संकलन करने की अन्य प्रविधियों की तुलना में अनुसूची प्रविधि का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि इसमें अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाता आमने सामने होते हैं और इस बात का प्रत्यक्ष रूप से जब दोनों आमने सामने होते हैं इसका शोध में बड़ा महत्व होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, संदेह है, शंकाएं हैं, उनको या प्रश्नों की अस्पष्टता है उनको अनुसंधानकर्ता दूर कर देता है। सरल से सरल भाषा में, सामान्य से सामान्य भाषा में, स्थानीय भाषा में वो अपने उत्तरदाता को प्रभावित करके, अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करके, अपने अनुभव से उसको प्रभावित करके अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों का संग्रह कर लेता है, अपने शोध को पूर्ण करता है। इस दृष्टि से अनुसूची प्रविधि अन्य प्रविधियों की तुलना में ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें इसके महत्व की या इसकी उपयोगिता की, तो यथार्थ तथा ठोस सूचनाओं की प्राप्ति इसमें संभव है। प्रश्नों का स्पष्ट तथा वास्तविक उत्तर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अगर अस्पष्टता कहीं होती है तो उत्तरदाता उनको स्पष्ट करने के लिए जो है वहां पर प्रत्यक्ष रूप से सामने मौजूद होता है। व्यक्तिगत संपर्क के कारण संकोच आदि का निराकरण हो जाता है। कई बार उत्तरदाता क्या है कि संकुचित होने लगता है किसी प्रश्न का जवाब देने में, तो उत्तरदाता अनुसंधानकर्ता अपने व्यक्तित्व से, अपने अनुभवों से उसको रिझाने की कोशिश करता है और उसको जो तथ्य चाहिए उनसे उगलवा देता है। अनुसंधानकर्ता के व्यक्तित्व का पूरा लाभ इसमें मिलता है। अनुसंधानकर्ता की निरीक्षण शक्ति में वृद्धि होती है, तथ्य संग्रह की प्रक्रिया को संक्षिप्त करता है। ठीक है, लेखबद्ध सामग्री है। ठीक है, और इसमें अधिक प्रत्युत्तर और अच्छा संदेश वाहक होता है। इसलिए सामाजिक विज्ञानों में तुलनात्मक रूप से अनुसूची प्रविधि को अधिक काम में लिया जाता है। इसकी कमियां या इसके लिमिट्स की जहां तक बात है, हमने प्रारंभ में भी आपको बताया था कि अनुसूची प्रविधि तभी काम में ली जाती है जब अध्ययन क्षेत्र सीमित होता है। बहुत अधिक विस्तृत या व्यापक क्षेत्र के लिए अनुसूची पद्धति काम में नहीं ली जा सकती। क्यों? क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन क्षेत्र में जाकर अपने प्रत्येक अध्ययन की इकाई से संपर्क उसको करना पड़ता है। तो जब अध्ययन क्षेत्र बहुत बड़ा होगा तो उसमें अनुसूची प्रविधि को काम में नहीं लिया जा सकता, वहां पर हम प्रश्नावली प्रविधि को काम में लेंगे। दूसरा, इसमें बहुत अधिक समय खर्च होता है, बहुत अधिक धन खर्च होता है, बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है। कारण क्योंकि अनुसंधानकर्ता को अध्ययन क्षेत्र में जाकर अपने प्रत्येक अध्ययन की इकाई से संपर्क करना पड़ता है। मिथ्या झुकाव की भी संभावना होती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब लोग प्रथम वर्ष में समाजशास्त्र की प्रकृति की बात कर रहे थे, जब हम समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति और मानवीय की प्रकृति की बात की थी, तो हमने कहा था कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सबसे बड़ी समाजशास्त्र के विज्ञान होने में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसमें अध्ययन करने वाला एक मानव होता है और जिसका अध्ययन किया जाता है वो मानव होता है, मानव से संबंधित घटनाएं होती हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं व्यक्तिनिष्ठा का समावेश हो जाता है, पक्षपात का समावेश हो जाता है, पूर्वाग्रह का समावेश उसमें हो जाता है। इसलिए तथ्य वैज्ञानिक ढंग से या अध्ययन जो है वैज्ञानिक ढंग से नहीं हो पाते, ये समाजशास्त्र की सबसे बड़ी कमी है। इसलिए अनुसूची को जब हम लोग शोध के रूप में तथ्य संकलन के लिए सामाजिक विज्ञान में अनुसूची को काम में लेते हैं तो वहां पर इन सब बातों का प्रभाव देखने को मिलता है। मिथ्या झुकाव होता है, पक्षपात की संभावनाएं होती हैं। ये कुछ कमियां हैं जिसके कारण सामाजिक विज्ञानों में तथ्य संकलन के लिए अनुसूची प्रविधि से बचा जाता है।